नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होना बाकी था, वो सीट थी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के चुनावों का ऐलान किया और उसी के साथ ही मिल्कीपुर में भी चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। यानी कि अब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि किसकी कितनी तैयारी। आज एक और घटना हुई है, यानी कि अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में सपा कार्यालय के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस पर मिल्कीपुर पे बात करते हुए उन्होंने तंज कसा। तंज कसते कसते कहा कि हम प्रदेश की, देश की, पूरे दुनिया की मीडिया को बुलाना चाहते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव कवर करे और देखिए कि कितना फेयर इलेक्शन होता है। यानी कि उन्होंने बातों बातों में तंज कस दिया। गड़बड़ियों की आरोप हमेशा से समाजवादी पार्टी लगाती आई है। 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उस पर भी गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। राजदेव शुक्ला पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदेव जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। मैं आपके नमस्कार पास सर। आऊंगा बहुत जी, मैं आपके पास आऊंगा, बात करूंगा, लेकिन अखिलेश यादव का वो बयान, 48 सेकंड का वो बयान सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब एक तरफ चुनाव आयोग का ऐलान करता है तारीखों का, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कहते क्या हैं, जरा वो सुन लेते हैं एक बार। मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। तो सुना आपने यहां पर किस तरह से तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव, और कह रहे हैं कि भाई आप आइए, तमाम मीडिया आइए, कैमरे लेकर पहुंचिए और देखिए कितना फेयर इलेक्शन होता है। मुस्कुरा रहे राजदेव जी अखिलेश यादव जी के इस बयान पर। क्या कहेंगे? अब तो देखिए, एक सीट है और ये साख का सवाल है। अयोध्या नगरी सर, बीजेपी के लिए और सपा दोनों के लिए साख का सवाल है। कैसे देखा जाए? जब चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित की थी तो मिल्कीपुर छोड़ दिया था। मिल्कीपुर इसलिए छोड़ दिया था कि हाल फिलहाल वहां एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है और जो जी। उसका आरोपी बताया जाता है, मीडिया के माध्यम से, भाजपा के माध्यम से जो बताया जाता है, उसका डीएनए मैच नहीं करता है। और उसी के बाद तिथि का ऐलान हुआ तो मिल्कीपुर रोक दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में धर्म युद्ध, दो चुनाव, मैं मानता हूं कि दो उपचुनाव वो धर्म युद्ध हुए, जिसमें राम भक्त वर्सेज संविधान भक्त की लड़ाई हुई। जिसने स्वार विधानसभा का उपचुनाव देखा होगा है, वो अखिलेश यादव की बात से 100% सहमत होगा। और अखिलेश यादव को मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट पता है, इसीलिए वो ये आवरण ले रहे हैं, मीडिया को बुला रहे हैं कि वो इसी उपचुनाव के बहाने भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है उसको बेनकाब कर सके। सबसे बड़ी चीज यहां ये है कि स्वार विधानसभा के चुनाव को जिन हमारे साथियों ने कवरेज किया है, उन्होंने बताया कि क्या स्थिति है। आप देखिएगा, अभी आप पिछले साल के लोकसभा चुनावों में मिल्कीपुर विधानसभा की वोटर लिस्ट देख लीजिएगा, और जो अभी 25 जनवरी को मतदाता दिवस के दिन वोटर लिस्ट आने जा रही है, दोनों में फर्क दिख जाएगा। जिंदा लोग वोटर लिस्ट से गायब मिलेंगे। इस तरीके की चर्चा समाजवादी खेमे में चल रही है। हम लोगों से कई लोग मिले, उन्होंने कहा कि इस तरीके से शासन प्रशासन का सहयोग करके चुनाव आयोग को मिला करके इस तरीके से मिल्कीपुर तैयार किया जा रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 7 से अधिक दौरे कर डाले हैं। अधिकारियों की अग्नि परीक्षा है वहां कि किस तरीके से राम भक्तों को जिताया जाए, और इसका संदेश
लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे होते हैं और उनके सामने अवधेश प्रसाद मुस्कुरा रहे होते हैं, तो अवधेश प्रसाद की मुस्कान को, इंडिया गठबंधन के मुस्कान को और संविधान भक्तों की मुस्कान को कैसे घटाया जाए, हम इस तरीके से इसको देख रहे हैं। जोर लगाया जा रहा है राजदेव जी। देखिए 6 मंत्रियों को लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर, और अब कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रही है। अखिलेश यादव जिधर इशारा कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को पता है क्या कि वहां पर क्या होने वाला है, या फिर जिस तरह से आरोप पहले लग रहे थे वो भी अभी फिर से देखने को मिलेंगे मिल्कीपुर में भी? बिल्कुल, कहा जा रहा है ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। स्वार्थ का रिजल्ट उनको पता है कि किस तरीके से आजम खान के इस्तीफे के बाद छोड़ी गई सीट को भाजपा ने ताकत के बल पे उसको कब्जा कर लिया, ऐसा समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं। और क्रमोदेश सोशल मीडिया पर ये चीजें दिखी, तो क्या उसकी पुनरावृत्ति मिल्कीपुर में होने जा रही है? अखिलेश यादव जी को ये पता है, क्योंकि 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे और उनके भी आईबी और इंटेलिजेंस में उनके लोग हैं ना, शासन में उनके लोग हैं, इस सरकार में दबाए गए हो, कुचले गए हो या काम कर रहे हो, उनके लोग हैं। कहीं ना कहीं से उनको रिपोर्ट जा रही है, वो उस रिपोर्ट के आधार पर पहले से ही एक लंबी लकीर खींचना चाहते हैं और भाजपा को इसी बहाने घेरना चाहते हैं। तो ये घेर रहे हैं या फिर पहले ही सरेंडर कर दिया है बिना लड़े? नहीं, लड़ेंगे। भाई वहां तो बयान, हाँ। आप समझिए कि लोकसभा चुनाव को देखें तो लोकसभा में जब संविधान बचाने की लड़ाई का मुद्दा इन्होंने छेड़ा और उसको जनता ने हाथों हाथ लिया, तो जनता स्वयं लड़ने लगी। वहां के जो रेप कांड के आरोपी, वहां के तथाकथित जो समाजवादी नेता हैं जिनका फैक्ट्री वैक्ट्री तोड़ा गया था, उसको लेकर के, चूंकि वहां जो लोग भदरसा को जानते हैं, भदरसा मिल्कीपुर का बड़ा बाजार है, एकदम जिस तरीके से संभल है उसी तरीके से भदरसा है। बात बात में कम्युनलाइज हो जाना वहां की प्रवृत्ति है। अभी 3-4 साल पहले वहां दंगे हुए हैं, महीनों कर्फ्यू लगा रहा है, तो कम्युनल रूप से वो पूरी तरह बटा हुआ है। अब उस विभाजन में, जैसे उस विभाजन के हिसाब से मतदाताओं का भी विभाजन है। अगर सभी मतदाता निर्भीक रूप से अपना मत दे पाए तो निश्चित तौर पर वो भाजपा के लिए बहुत कठिन चुनौती होगी। अच्छा, अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया गया था, अजीत प्रसाद को, सपा की तरफ से। आपको क्या लगता है, स्ट्रेटेजी बदलेगी, प्रत्याशी चेंज होगा क्या? ये सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग कि वो ओबीसी और दलित प्लस माइनॉरिटी मिलाकर के 60% के ऊपर का मामला आ जाता है। आप इस तरफ भी देखेंगे कि अगर हम उसको जातिवार उसकी गणना करें, या जो, चूंकि होता क्या है कि कोई राष्ट्रवाद के, कोई धर्मवाद, कोई अगड़े पछड़ेवाद के बीच में चुनाव लड़ता है, लेकिन पीछे जो उसकी स्ट्रेटेजी होती है बाइकाट सी होती है। बहन कुमारी मायावती जी वाली जो चलाई गई सोशल इंजीनियरिंग है, उसको सारे दल तो इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक बात है, भाजपा भी इस्तेमाल कर रही है। अवधेश प्रसाद का जो ऑरा है अयोध्या के अंदर, मिल्कीपुर के अंदर, वो वहां से चुनाव जीतते आए हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, और फैजाबाद उन्होंने हरा दिया है, अयोध्या हरा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो आपको लगता है क्या कि वही प्यार, वही सम्मान क्या उनके बेटे को मिल पाएगा? अवधेश प्रसाद निर्विवाद रहे और भाग्य से अभी तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा है, सबसे बड़ी चीज तो ये रही। अब उनके बेटे की बारी है। अब अवधेश प्रसाद तो वहां बड़ा रहेंगे ही ना, चाहे जो कर लीजिए, अवधेश प्रसाद लड़ाई में फ्रंट पे खड़े ही होंगे। हम एक नजदीकी तौर पर अगर निर्विवाद रूप से बिना हस्तक्षेप पारदर्शी चुनाव होगा तो परिणाम तो दिखेगा ना, और परिणाम निश्चित तौर पर अवधेश प्रसाद को की तरफ ही प्रभावित करेगा। अभी 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 भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगा सकती है, किस समाज के व्यक्ति को आगे कर सकती है, प्रत्याशी बना सकती है? मैं मोटे तौर पर ये समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी अवधेश प्रसाद के सामने। बिल्कुल ओबीसी या दलित चेहरे के रूप में आएगा कोई ना कोई भाजपा से। अच्छा, बिल्कुल वो एकदम जनरल वर्सेस, चूंकि संविधान की लड़ाई में अगड़े पिछड़े, चूंकि एक नई चीज चली है, मूल निवासियों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उसको सपा कवर करती नजर आ रही है, क्योंकि ये वामसेप का कैडर रहा है, वो
स्लिप कर रहा है धीरे धीरे सपा की तरफ, क्योंकि मायावती का कमजोर होना ये बड़ी बड़ी चीज है ना, तो वो कहीं ना कहीं स्थान लेगा, क्योंकि ये एक सामाजिक मूवमेंट है और पिछले कई सालों से चला आ रहा है, तो उस और सामाजिक मूवमेंट को तो जगह देखनी पड़ेगी ना। और ये अखिलेश यादव का पीडीए का नारा उपचुनाव में लोग कह रहे हैं फेल हुआ है और लोकसभा नहीं, चुनाव में हमने हिट हुआ है। देखिए, अगर पीडीए का नारा फेल हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में सब अखिलेश यादव फेल हुए होते, लेकिन इंडिया गठबंधन ओवरऑल जीता है ना, लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जीत ली है, राजस्थान में भाजपा का मंत्री हार जा रहा है, तो ओवरऑल तो कहीं ना कहीं जैसे होता क्या है कि जहां क्षेत्रीय दल है वहां वहां माइनॉरिटी और ओबीसी बहुतायत में क्षेत्रीय दलों के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि जहां क्षेत्रीय दल है वहां उसके मतदाता क्षेत्रीय दलों के साथ है, और पिछले 20 सालों से कांग्रेस इसी को वापस लाने के लिए जूझ रही है। तो सबसे अच्छा बड़ी चीज राजदीप ये जी, कि आप चूंकि ग्राउंड पर रहते हैं, एक असलियत बताइए दर्शकों को कि इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस और सपा का बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी को बैक कर रहे हैं उपचुनावों में? क्या मिल्कीपुर में उनका सपोर्ट मिलता दिखाई देगा या फिर किसी तरह का मतभेद या मनभेद है अभी भी? कहीं मतदाताओं के रूप में मनभेद या मतभेद नहीं है। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि सन 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भारत में जेहनी तौर पर बंटवारे का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। 5 साल पहले भारत की जनता को जेहनी रूप से बांटने का काम वो कर चुके हैं, और वो कितने प्रतिशत होता है, क्योंकि संविधान की बात ना होती तो पूरी तरह भाजपा को पता था कि वो 400 पार कर रहे हैं। वो तो संविधान को लेकर जो बयान दिए गए और उस पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के संतुलित बयानों ने इनको रोक दिया। और उसी को दूर करने के लिए आपने देखा होगा सदन में प्रधानमंत्री संविधान को सर पे उठाए टहल रहे। सारे वो नेता बाहर कर दिए गए जिन्होंने संविधान को लेकर के बयान किए थे। तो ये निश्चित तौर पर वो टोटल उनका सोशल इंजीनियरिंग ओबीसी पर आ रहा है, क्योंकि सपा का जो फ्रंट फुट पे खेलने वाला यादव मतदाता है, तो भाजपा में फ्रंट फुट पर ओबीसी का कुर्मी मतदाता खेल रहा है। एक भी कुर्मी को कहीं भी नहीं चार्जा दे, क्योंकि भाजपा भले ही राष्ट्रवाद की बात करे, लेकिन हम लोग जब उसका जो माइक्रो और निचले स्तर को उसका विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि वो लगातार राजभर कौन सी मजबूरी थे, राजभर मजबूरी नहीं, राजभर के 3% वोट वो भाजपा को बैक करते हैं। निषादों के 2.5-3% वोट इनको बड़ी मजबूती देते हैं। इनके 45% को 36% आने में टाइम नहीं लगेगा। दो ही जातियां खिसकी हैं। ठीक तो बात इस है। चीज को अखिलेश भी समझ रहे, इस बात को भाजपा भी समझ रही। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपको? अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि नामांकन के बाद लोग बोलना शुरू करेंगे, और चूंकि जब फील्ड में लोग होते हैं, पब्लिक में हम लोग होते हैं, तब सही चीजें कही जा सकती है। अभी थोड़ा सा जल्दबाजी, अभी लोग कौन होगा? नहीं, वो प्रत्याशी मतलब ही नहीं है यहाँ। प्रत्याशी तो हमने आपको बताया कि ओबीसी या एससी में से आएगा। अगर वो फॉरवर्ड प्रत्याशी उतारते हैं तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि वो आत्मघाती कदम उठा चुके हैं। फिलहाल अभी लल्लू सिंह का जो बयान है वो चूंकि लल्लू सिंह सांसद के तौर पर वहां ठाकुर प्रत्याशी के रूप में भी प्रेजेंट किए गए। वहां तो नारा चला ना, अवध में सिर्फ अवधेश, अयोध्या में अवधेश, तो वो नारा फिर से आएगा ना सड़क पर, क्योंकि वो हिट नारा है। जब तक नारे फ्लॉप नहीं होते तब तक चलते रहते हैं। खैर, बहुत थोड़ा सा 10 दिन बाद हम लोग बैठेंगे। 10 दिन बाद हम लोग दोबारा बैठेंगे। बिल्कुल, जी। मुकाबला वाकई बहुत रोचक होने वाला है मिल्कीपुर का, क्योंकि दोनों ही पार्टियों और पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर रहेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, लोकल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक वहीं पर जमावड़ा लगा रहेगा, और 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। बहुत शुक्रिया राजदेव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।